अच्छे होंगे। हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आपको डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश का 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि पहले क्वेश्चन में बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2900 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2 ईयर इज। तो इसने कहा है कि 2900 पर 5% रेट से 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हमें साधारण ब्याज बताना, मतलब हमें साधारण ब्याज निकालना है। रेट है 2 साल, दूसरा रेट है 5% और 2 साल के लिए, और उस पे जो उस पे किस पे निकालना है, 2900 पे। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि 2900 पर 5% रेट से 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2900 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, रेट दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 साल। तो अब हम कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 2, 5 दूनी 10। तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात यह है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन हमें 2900, प्रिंसिपल दे रखा है 2900, मूलधन 2900। तो मूलधन होता कितना है 100, मूलधन 100 होता है ना। तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि 100 यूनिट किसके बराबर, 2900 के। तो यहाँ से एक यूनिट कितना, एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, एक यूनिट आ जाएगी 2900 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2900। हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज मतलब 10 की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 इंटू 10 कितना, 290। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मतलब मूलधन दे रखा है 2900, रेट है 5%, टाइम है 2 ईयर। तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 2900, रेट कितना है 5 और टाइम कितना है 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया 29 इंटू 5 दूनी 10, क्या बन गया 290। तो यहाँ से भी निकल गया। मतलब जो सा आपको तरीका ठीक लगे उस आप तरीके से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ए डीलर अलाउ एन 87% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। मतलब एक डीलर है, जो डीलर जो है किसी आर्टिकल पर 87% की छूट दे रहा है, 87% का डिस्काउंट दे रहा है, 87% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। एंड स्टिल मैनेज टू मेक 104%। और वो उस पर मतलब कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 104% का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 104% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द लिस्टेड प्राइस। तो हमें रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस लिस्टेड प्राइस का, मतलब हमें अनुपात बताना है किसका, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। मतलब क्वेश्चन को समझो दोबारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर है, वो डीलर जो है कोई आर्टिकल बेच रहा है, उस पर 87% का क्या दिया, छूट दी, मतलब 87% की छूट दी। मतलब इतनी छूट देने के बाद उसको फिर भी 104% का प्रॉफिट हो रहा है। उसे क्या हो रहा है, 104% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, या कह लो कि अनुपात क्या होगा किसका, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। सीधी सी बात है, हमें जब भी क्वेश्चन में बोले कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, उसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपॉन मार्क प्राइस अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 100 में से छूट परसेंट माइनस कर दो, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 में ऐड कर दो जितना प्रॉफिट हुआ है। अब रख दो 100 माइनस डिस्काउंट कितना हुआ है 87 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 104 का, 100 प्लस 104 कितना बन गया, 100 माइनस 87 बचेगा 13 अपॉन 100 माइनस 104 204। तो क्या बन गया रेशियो, 13:204। तो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे,
इस क्वेश्चन में बोला है कि जो डीलर है वो किसी आर्टिकल पर छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है? 87% की। मतलब छूट हम किस चीज पे देते हैं? मतलब अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, मार्क प्राइस पे तो छूट देते हैं, छूट दो के वो उसको इतनी छूट दे के वो उस पर बेच देते हैं। मतलब यही है ना, कोई आर्टिकल है उस पर अगर छूट दे रहे हैं तो छूट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। और छूट देने के बाद जो आता प्राइस उस पर हम बेच देते हैं, वही तो चीज़ है। जो छूटा है, छूट छूट माइनस करके वो उतना में बेच देते हैं। तो इसका मतलब है एक तरफ लिख लिया हमने अंकित मूल्य मार्क प्राइस, और एक तरफ लिया सेलिंग प्राइस जितने में वो बेचेगा। तो इसने कहा है 87%, 87% का डिस्काउंट दिया, छूट दिया 87% की। तो 87% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 87/100। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ पे अंकित मूल्य 100 था तो 100 का 87%, 87%, 87, तो उसने 87 का डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई, तो कितने में बेची होगी? 13 यूनिट में बेची होगी। सिंपल सी बात ये है ना। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। फिर क्वेश्चन में बोला है फिर उसे 104% का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस चीज़ पे होता है? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद वो चीज़ उसमें उतने में बेची जाती है, वो चीज़ उतने में बेची जाती है। मतलब अब हमने एक तरफ सी पी लिख लिया क्रय मूल्य, एक तरफ लिख लिया एस पी। ठीक, अब इसने कहा 104% का प्रॉफिट हुआ है, तो 104% का फ्रैक्शन निकालो। 104% है तो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 104/% हटाने के लिए 100 काट दो 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 2 50, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचे 2 6 12, 2 25, कितना बन गया? 25, 26/25 का फ्रैक्शन बन गया। तो इसने कहा है फ्रैक्शन बन गया 26/25 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर उसका क्रय मूल्य 25 था, कॉस्ट प्राइस 25 था, तो 25 से 26 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसने बेची कितने में होगी? 51 में। 51 में बेची होगी ना। अब इन चीजों को एक साथ लिख लो, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 100, सेलिंग प्राइस कितना है? 13, और इसमें कॉस्ट प्राइस कितना निकला है? कॉस्ट प्राइस निकला 51, और इसमें से सेलिंग प्राइस कितना निकला है? 51। सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना है? 51, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो या अनुपात निकालना है, किसका? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? अब देखो एसपी दो दे रखी, 2 वैल्यू, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले सेम कैसे करें? इसके अंदर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 51 की जो वैल्यू होती है सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 51 की मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर 51 की तो इधर 51 है ही, तो इधर 13 की मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई कर, तो इधर भी 13 की मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें सीपी और एमपी चाहिए बस, मतलब क्या क्या चाहिए हमें? रेशियो किसका निकालना है? सीपी का और मार्क प्राइस का, या कह लो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। बस 2 वैल्यू चाहिए, मतलब एमपी की वैल्यू चाहिए और सीपी की। तो 100 × 51 कितना बन गया? 5100, और 13 × 25 कितना बन जाएगा? 25 की मल्टीप्लाई 13 में करना, 5 3 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7, यहाँ पे बन गया 25, तो 5 7 5 12, हासिल लगा 1, 325, कितना बन गया? 325। ये 325 बन गया और ये बन गया 5100। तो हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, किसका? सीपी का और एमपी का। मतलब सीपी ऊपर अपॉन में एमपी नीचे, यही है ना, यही क्या रखा है ना क्वेश्चन में। देखो कॉस्ट प्राइस और लिस्टेड प्राइस का, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या बताना है? रेशियो। क्रय मूल्य ऊपर, अंकित मूल्य नीचे। तो क्रय मूल्य कितना निकाला? 325। ठीक, अपॉन में वो कितना? 5100। अब 5 से काट दो सिर्फ, 5 6 30, 2 बच गया, 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 10 50, 1 बच गया, 5 2 10 0। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 का 5 5 3 15, फिर ये कट जाएगा 5 से 5 और 5 4 20, कितना बच गया? कितना आ गया? हमारे पास आ गया 13:2/4। कितना आ गया? 13 5 2 नहीं 10 है ना, 13:2/4। देखो तो कौन सा ऑप्शन में? 13:2/4 ऑप्शन इस फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो थर्ड क्वेश्चन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि थर्ड क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा। तो जब वैल्यू नहीं दे रखी तो सोल्व क्या करेंगे? तो थर्ड क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर
25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक रोम्बस है, उस रोम्बस की जो डायगोनल है वो कितने दे रखी है, 25 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब उसका विकर्ण जो है, पहला विकर्ण दे दिया 25 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दे दिया रोम्बस का 26 सेंटीमीटर। D1 25 हो गया, D2 6 हो गया। तो फिर उससे पूछ रहा है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होगा। मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कह दिया कि एक रोम्बस है जिसका विकर्ण दे दिया 25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहले विकर्ण है 25 सेंटीमीटर तो D1 मान लिया 25 और दूसरा विकर्ण है D2 6 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया पूछ रहे हैं किसका, रोम्बस का। तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू पहला वाला विकर्ण D1 इंटू दूसरा वाला विकर्ण, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 कितना है 25 और D2 कितना है 6, तो 2 3 6 25 3 75। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि वाइल गोइंग टू शॉपिंग मॉल, मतलब जब कोई शॉपिंग मॉल जाता है तो स्मृति ट्रेवल ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन हर वे बैक सी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्मृति है, वो स्मृति कहाँ पे जाती है, शॉपिंग मॉल में जाती है। जब शॉपिंग मॉल में जाती है, वो जाते समय जो उसकी स्पीड है, उसकी गति है, वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। और आते समय जब वो आ रही है, वापस आ रही है, तब उसकी स्पीड जो है, उसकी गति कितनी है 75 किलोमीटर प्रति आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरी जर्नी की हमें क्या बतानी है, एवरेज स्पीड, मतलब औसत गति बतानी है। तो एक चीज याद रखना, मतलब शॉपिंग मॉल गई है तो जितनी शॉपिंग मॉल गई है तो इसके मतलब डिस्टेंस इसकी सेम है। मतलब घर से वो शॉपिंग मॉल गई है, फिर शॉपिंग मॉल से वापस आई है, तो उनकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड या औसत गति। तो हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऊपर, टोटल दूरी ऊपर, अपॉन में टोटल टाइम नीचे, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब टोटल डिस्टेंस चाहिए क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता, पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन निकलेगा। तो हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखी होगी और चला बराबर रहा डिस्टेंस, मतलब जैसे घर से वो शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग मॉल से वापस आई, तो इसका मतलब है डिस्टेंस सेम है। जब भी क्वेश्चन में बोले कि दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जो भी हमारी स्पीड होती है उसका एलसीएम ले लो, वो सीधी एलसीएम लेके उसकी स्पीड निकल जाएगी। तो देखो, तो सीधा पता चल रहा है डिस्टेंस तो सेम है, दूरी सेम है। तो पहली स्पीड जो गति दे रखी है, पहली गति दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। ये जो दो गति दे रखी है हमें, तो इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक, तो 50 और 75 का हम एलसीएम लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 2 बच गए, 5 पंजे 25। ठीक, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर ये कट जाएगा 2 से, 3 बच गया, ये कट जाएगा 3 से। तो क्या बन गया, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ये कितना बन गया, हमारे पास ये बन गया 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 थी 150, कितना बन गया 150। तो डिस्टेंस बन गई 150, 150 बनी है एक तरफ की, मतलब 150 जो डिस्टेंस है वो एक तरफ की है, मतलब पूरी डिस्टेंस 150 है। डिस्टेंस कितनी आ गई 150। अब कह रहा है क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज गति निकालनी है। तो एवरेज गति में क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, टोटल डिस्टेंस होगी 150 डिस्टेंस पूरी है, मतलब घर से शॉपिंग मॉल गया 150 डिस्टेंस ये होगी, तो प्लस में वहाँ से शॉपिंग मॉल से घर भी तो वापस आया है, तो वो भी तो 150 किलोमीटर जुड़ेगा, तो ये होगी उसकी पूरी टोटल डिस्टेंस। अपॉन में आएगा टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है 150 और स्पीड कितनी है पहली वाली 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस दूसरे वाले का टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी है 150 अपॉन दूसरे की स्पीड क्या है 75। अब इसको सोल्व करना है बस। तो 150 प्लस 150 क्या बन जाएगा 300। ठीक, अपॉन 150 को डिवाइड करेंगे 50 से, कितना बचेगा 3 प्लस 150 को डिवाइड करेंगे 75 से, वो कट जाएगा 2 से, 75 2 जाएगा 150 होता है। तो क्या बन गया 300 अपॉन 3 प्लस 2 5, कट जाएगा 5 36 60, तो कितना आ गया 60। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिक्स क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर -5 अंडर रूट 36 -11। ठीक, इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो 7 का स्क्वायर का बन जाएगा 49, 7 7 जा 49 प्लस। अब हमेशा याद रखना, जब भी किसी का स्क्वायर हो और साथ में स्क्वायर रूट हो तो उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बच जाएगा 9 यहाँ पे -5 इंटू में अगर 36 का स्क्वायर रूट आपको सीधा याद होना चाहिए। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। अगर आपको सीधा याद नहीं है तो मैंने क्या तरीका बता रखा है, इसका फैक्टर कर लेंगे 36 का फैक्टर कर लो। 2 1 जा 2, 1 बज गया 16, 2 18 16, 2 8 जा 36, तो फिर 2 9 जा 18, 3 1 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो का पेयर बना लो। तो 2 का पेयर 2 का बन गया, अब 3 का पेयर बन गया 2 का। तो इनमें से एक उठा लो, इस 2 वाले पेयर में से एक 2 उठा लिया, इन 3 वाले में से 2 1 उठा लिया, तो 3 दूनी 6। कितना आ गया, 6 आ गया ना, 6 -11। अब 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 58 -5 6 जा 30 -11। अब माइनस वाले हैं, माइनस वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, पर साइन माइनस का है क्योंकि दोनों माइनस है। तो माइनस, दोनों साइन माइनस है तो माइनस माइनस साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो 58 माइनस, तो 30 प्लस 11 कितना होगा, 41, पर साइन माइनस का आएगा तो 41। 58 में से 41 गए, कितना बचा, 17। कितना बचा, 17। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसे चीज समझ नहीं आया ना, सीधा आप क्या करोगे, 58 में से 30 माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, 28। फिर 11, 28 में से 11 माइनस कर लो, 17 बच गया। ऑप्शन आंसर फिर भी वही आना है। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखो, पूरा नहीं दे रखा। तो जब क्वेश्चन पूरा ही नहीं दे रखा, कट रहा है यहाँ से, तो कटा हुआ क्वेश्चन कैसे निकाल सकते, तो ये पूरा नहीं है तो ये हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 70 एंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 50 एंड 61। तो मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो जो 60 और 70 है, 60 और 70 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी अभाज्य संख्या है, उनका एवरेज, उनका औसत। और जो 50 से 61 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है, उनका एवरेज, उनका औसत का डिफरेंस हमें बताना है। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, 60 और 70 के बीच में जो प्राइम नंबर है भाज्य संख्या, उनका एवरेज या औसत। और दूसरा 50 और 60 61 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है, उसका एवरेज, उसका औसत। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना है। समझ आया क्वेश्चन? तो निकालते हैं। सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं प्राइम नंबर का 60 से 70 के बीच में, मतलब 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, उनका औसत निकालते हैं। तो पहले तो देखो अभाज्य संख्या कितनी है 60 से 70 के बीच में। तो पहले तो सारे नंबर लिख दो, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70 तो लिखना नहीं है। अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे और अपने आप खुद से कटे और दूसरी नहीं है। तो देख लो जितने भी इवन वाले हैं, तो इवन वाले तो 2 से कटेंगे, तो इवन वाले हटा दो। 62 हट गया, 64 हट गया, ये भी इवन है, 66 हट गया, ये भी इवन है, 68 हट गया, ये भी इवन है। अब जैसे 61 है, 61 को हम ना तो ये ओड है तो 2 से तो कटेंगे, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8, मतलब ये 61 किसी से भी नहीं कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप खुद 61 से कटेगा। तो पहला अभाज्य संख्या होगी 61। 63 है, 3 से कट जाएगा, कैसे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से ये नहीं हो सकता। 65 है, 5 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 67 है, 67 भी किसी से नहीं कटेगा, 67 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 67 और लिख दिया यहाँ पे। और 69 3 से कट जाएगा। तो अब जो अभाज्य संख्या आई है उनका क्या निकालना है, औसत, एवरेज। तो 2 अभाज्य संख्या है तो इनका औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को सम करके अपॉन टोटल नंबर, कितना नंबर है, 2। अब इनको ऐड करेंगे, 61 और 67 कितना बन जाएगा, 128। तो 128 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 2 चौक 8, कितना आ गया, 64। मतलब 60 से 70 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसका औसत कितना आ गया, 64। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, अब
एवरेज निकालते हैं मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 50 से 61 के बीच में, 50 से 61 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है उनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, वो निकालो पहले। 50 से 51 के बीच में 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल देखो कौन कौन सा बना है। 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48। तो 50 से ऊपर पूछा है तो 12 या 48 जो है 50 से कम है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 4 का मल्टीपल 52, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा 56, नेक्स्ट होगा 60, नेक्स्ट होगा 60। तो 50 से 61 के बीच में ये जो है 4 के मल्टीपल है। अब इनका एवरेज निकालना औसत, वो कैसे निकालते हैं, इनका सम कर देंगे 52 प्लस 56 प्लस 60 अपॉन कितने नंबर है 3। ठीक, तो कितना बन जाएगा 60 प्लस 50, मतलब पहले ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 50 लिया, 50 प्लस 50 लिया 100, 100 प्लस 60 160। अब जो बचे हुए वो ले लो, 2 प्लस है 8 अपॉन 3। अब इसकी कर देंगे हम 160 प्लस 8 168। अब 3 से काटो, 3 पंजे 15, 1 बच गया 3 6 18, कितना बन गया 56। मतलब पहले वाले जो अभाज्य नंबर 60 से 70 के बीच की जो अभाज्य नंबर है उसका औसत आया 64। अब जो 50 से 61 के बीच में 4 के मल्टीपल है उसका औसत है 56। तो इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कर दो 64 माइनस 56, कितना बच गया 8। तो इसका आंसर क्या है 8, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 27 डेज। मतलब ये कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 27 दिन में करता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, फिर इसने कहा है इन्होंने जो वर्क है अल्टरनेट डेज किया, मतलब अलग अलग दिन किया, मतलब एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, चौथे दिन बी ने किया। ठीक, फिर बोला स्टार्टिंग विद बी ऑन फर्स्ट डे, तो किससे स्टार्ट किया इन्होंने, बी से स्टार्ट किया, मतलब पहले दिन बी ने काम किया, फिर दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन बी ने किया, चौथे दिन ए ने किया, तो ऐसे काम किया। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी डेज विल इट द वर्क बी फिनिश, तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 27 दिन में। ठीक, जो अगर हम इसका एलसीएम ले लें 18 और 27 का, तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितने हैं। तो हमने 18 और 27 का ले लिया एलसीएम, क्या बन जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 हम 27, तो फिर से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 3 रह गया, तो 3 एकम 3, तो कितना बने 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 थे 54, तो टोटल वर्क हो गया 54, टोटल वर्क हो गया 54। अब हमें देखो अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने एक दिन का काम कितना है। तो 54 को 18 से डिवाइड किया, 54 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 3। तो 54 को डिवाइड करेंगे, मतलब ए ने किसी एक दिन में कितना काम कर लिया 3 यूनिट, और 54 को डिवाइड करेंगे 27 से कितना बचेगा 2, तो बी ने एक दिन में कितना काम कर लिया 2। ठीक, ऐसे निकाल देंगे। ये देखो इसको पता है डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 54 ना जो एलसीएम निकाला ना उसमें 18 बना लो, 3 3 9 दूनी 18, ये बन गया, बच गया क्या 3, सीधा 3 लिख दो यहाँ पे। अब 27 है, 27 को डिवाइड करना 54 से, तो क्या बचना चाहिए इसमें देख लो, 3 3 9 27, 27 बन गया, इन 3 से बच गया 2, तो 2 लिख दिया। तो एक तरीका ये करने का, मतलब जैसे आपको ठीक लगे कम टाइम में जिससे हो सके वैसे कर लो। तो फिर क्या हुआ, दोनों ने काम शुरू किया पर बी ने पहले काम शुरू किया, फिर बी ने पहले दिन काम किया, ए ने दूसरे दिन। तो हमें बताना है टोटल कितने दिन में काम खत्म हो। तो दोनों 2 दिन में मिलके दोनों ने 2 दिन में मिलके कितना काम कर लिया, एक दिन में तो कितना कर रहे हैं 3 + 2 5, बी से काम शुरू हुआ, बी ने पहले दिन 2 काम किया, ए ने फिर अगले दिन 3 काम किया, तो काम कितना होगा 5। तो 5 काम हो गए 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम होगा 5, 2 दिन में कितना काम हो गया 5। तो हमें करवाना है 54 काम, तो 54 के पास ले जाओ, 5 की मल्टीप्लाई कितने में आ रहा है 54 के पास आ जाए, तो 10 से करते हैं, तो 5 दूनी 5 10 जा 50, और इधर भी 10 से कर देंगे, तो मतलब 2 10 जा 20, तो 20 दिन में कितना काम हो गया 50, 20 दिन में कितना काम हो गया 50। अब 20 दिन में 50 काम हो चुका है, तो हमें 54 काम करवाना है टोटल। अब 20 दिन में 50 काम हो चुका, जो अब बारी आएगी काम करने की वो आएगी बी की, मतलब मतलब जिसने काम स्टार्ट किया फिर उसकी बारी आती है जब पूरा हो जाता है, तो अब काम बारी आई किसकी बी की। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 2 काम किया एक दिन में, तो मतलब 21 दिन में कितना काम होगा, 21 दिन में काम होगा 52। अब काम कितना रहेगा 2, अब वो 2 काम कौन करेगा,
दो काम कौन करेगा, ए करेगा। तो अब एक चीज देखें, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है 2 यूनिट, जो ए जो है 2 यूनिट काम करवाना है, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा ए काम, मतलब ये कह सकता हूँ मैं 3 यूनिट काम जो है ए एक दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में। तो हमें बताना 2 दिन का, सॉरी 2 यूनिट काम बताना है, तो 2 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 2/3 दिन में। तो मतलब ए ने 2 काम और कर लिया, काम हो गया 54, और वो कितने दिन में गया, 2/3 दिन में। तो 21 दिन पहले थे और 2/3 दिन ये, तो 21 प्लस 2/3, 21/2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। जब भी हमें ये दिखे ना 21 प्लस 2/3 है, तो इसको ये लिख सकते हैं 21 सही 2/3 दिन, ठीक है। 21 प्लस 2/3 है, इसको सीधा लिख सकते हैं 21 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्या बोला, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 43, 70, 95, 34, 73, 74, 49, 97 एंड 40। मतलब जो ऑब्जर्वेशन ये दे रखी है, ये कितने जितने ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, या कह लो समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, या कह लो अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो वो कैसे निकालता है अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड कर दो, उनका सम कर दो, अपॉन में जितनी संख्या है जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। अब देखो सबसे पहले इन सबका सम करना पड़ेगा, कितना है, 43 प्लस 17 प्लस 95 प्लस 34 प्लस 73 प्लस 74 प्लस 49 प्लस 97 और प्लस 49। तो टोटल कितने अपॉन में, टोटल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9 अपॉन 9। अब इन सब का सम कर लो। सम कैसे करेंगे, मैंने कैसे बताया, ओवरऑल पहले मोटा मोटा ले लो, मतलब ऊपर का छोड़ दो। यहाँ से 40 ले लिया, 40 यहाँ से 10 ले लिया, 40 प्लस 10 50, यहाँ से 90 ले लिया, 50 प्लस 90 140, 140 के बाद यहाँ से 30 ले लिया, 140 प्लस 30 170, 170 के बाद यहाँ से 70 लिया, 170 प्लस 70 240, 240 के बाद यहाँ से 70 लिया, 310, 310 प्लस यहाँ से 40 लिया, 350, 350 प्लस 90 लिया, यहाँ से 350 और 90 440, और 440 के बाद यहाँ से लिया 40, तो कितना होगा 480 प्लस। अब ऊपर के जो बच गए उनको ऐड कर लो, 3 बच गया, 3 प्लस ये 7, 7 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 9 35, और 35 प्लस 7 42, और 42 प्लस 9 51। तो प्लस कर दें 51 को अपॉन 9, कितना बन गया 480 प्लस 51 बन जाएगा ये हमारे पास 531 अपॉन 9। अब 531 को डिवाइड कर दो 9 से, 531 को डिवाइड कर दो 9 से, 9 5 जा 45, कितना बच गया 8 और 1, 9 9 जा 81, तो 59 आ गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालने का याद रखा है 16/5 प्लस 17/8। ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू 8/5 अपॉन 19 माइनस 13/8 डिवाइडेड बाय 5/8। अब देख यहाँ से लिख दिया 16/5, ऐसे उतार दिया, प्लस 8 से गया 8 कट, क्या बच गया ऊपर 17/5 अपॉन नीचे बच गया 19 माइनस 13/8। ये डिवाइड में, डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 8 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, तो क्या बन गया 8/5। तो इस 8 से 8 गया कट, तो क्या बच गया यहाँ से हमारे पास बच गया 16/5 प्लस 17/5 अपॉन 19 माइनस 13/5। अब यहाँ से एलसीएम, ऊपर से एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर से एलसीएम आ जाएगा 5, तो यहाँ से 16 प्लस 17 अपॉन नीचे से एलसीएम कितना आया, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ गया 5, तो ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी, जब 5 बनेगा तो 19 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी, माइनस 13 एज इट इज, क्योंकि 5 पहले से इसके नीचे है। तो 16 प्लस 17 कितना बन गया 33, 33/5 अपॉन 19 इंटू 5 कितना बनेगा, 19 इंटू 5 बन जाएगा भाई हमारे पास 95,
तो 95 माइनस 13/5, तो 5 से गया 5 कट, तो बच क्या गया 33/95 में से ये गया 82, तो कितना बन गया 33/82। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th क्वेश्चन मुझे बोल रहा है इफ 30% ऑफ ए नंबर एक्सीड 20% ऑफ इट्स बाय 18 देन द नंबर इज। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भी नंबर का 30%, किसी भी नंबर का 30% वो अधिक है किसी भी नंबर के 20% से, वो कितना अधिक दे रखा है 18, तो वो नंबर हमें बताना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला है कोई नंबर है, उस नंबर का 30%, उस नंबर का 30% जो है वो अधिक है किससे? किसी नंबर के 20% से, और वो अधिक कितना है 18, तो वो नंबर बताना है। अब एक चीज देख, कितना जाता है 18, तो ये किसी नंबर का 30% है, ये 20% है, किसी नंबर का ये 30% है, ये किसी नंबर का 20% है, तो ये कितना अधिक है इससे? 10% अधिक है ना। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 18, तो मतलब यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी होगी 18 हो गई ना, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 18/10। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है वो नंबर बताना है। वो नंबर मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी चीज होती है वो पूरी 100 होती है, तो 100 होती है ना, वो नंबर 100 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की पता है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 18/10 इंटू 100, मतलब कोई भी नंबर है, इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी नंबर है वो 100 होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, याद रखना। ठीक, तो 0 से 0 कटेगा, कितना आ गया 180, वो नंबर कितना हुआ 180, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, दोबारा समझा देता हूँ कि कोई नंबर है, किसी नंबर का 30% जो है, किसी नंबर का 30% अधिक है किससे? दूसरे नंबर के 20% से। ठीक, पहले मतलब किसी नंबर का 30%, वो 30% जो है अधिक है किससे? दूसरे उसी नंबर के 20% से, तो और कितना दे रखा है क्वेश्चन में 18, तो हमें वो नंबर बताना है। कोई भी नंबर होता है वो 100 होता है, तो किसी नंबर का 30% और किसी नंबर का 20, उसी नंबर का 20%, तो ये कितना अधिक है 10% अधिक है ना। तो और क्वेश्चन में कितना अधिक दे रखा है 18, तो ये 10% की वैल्यू हम कह नहीं सकते 18 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/10। तो फिर इसने पूछा वो नंबर क्या होगा, तो नंबर है वो 100 होता है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर तो पूरा 100% होता है ना, तो 18/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया 180 आ गया। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13th क्वेश्चन समझो। 13th क्वेश्चन बोला प्रिया स्टार्टेड ए बिजनेस with 59,000 रुपये and after 3 months Trisha joined with Priya as her partner. After a year the profit is divided in the ratio of 8:3 and what is the Trisha contribute in the capital। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिया है जिसने क्या शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में उसने कितने रुपए डाले 59,000 रुपये, 59,000 रुपये डाले किसने बिजनेस में, प्रिया ने। तो 3 महीने बाद प्रिया के साथ कौन जुट गया? त्रिशा जुट गई, मतलब त्रिशा पार्टनर के रूप में आ गई। प्रिया के साथ पार्टनर के रूप में कौन आ गया 3 महीने बाद? त्रिशा। तो फिर 1 साल बाद जो उसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो गया, कितना डिवाइड हो गया 8:3, मतलब जो प्रॉफिट हो गया इन दोनों के बीच में, प्रिया और त्रिशा के बीच में, वो कितना है 8:3 है। तो हमें बताना है कि त्रिशा ने कितनी, मतलब त्रिशा ने कितने रुपए निवेश किए थे, मतलब कितनी राशि उसने लगाई थी स्टार्टिंग में, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई भी चीज हमें, मतलब कितनी भी हम राशि जो है निवेश कर रहे हैं, तो जब हमें टाइम सेम दे रखा हो, मतलब जब भी टाइम हमें सेम दे रखा हो, तो उस केस में जो हम निवेश कर रहे हैं, जो राशि हम निवेश कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में कर रहे हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। मतलब हमारा जो निवेश कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट की वैल्यू जो है बराबर होगी प्रॉफिट की वैल्यू की। मतलब जो इन्वेस्ट की वैल्यू होगी प्रॉफिट की वैल्यू भी वही होगी। कब? जब टाइम कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन में कांस्टेंट टाइम दे रखा है क्योंकि 1 साल के लिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 साल के लिए दे रखा है टाइम। तो मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, जो भी निवेश का रेशियो आएगा, वो बराबर होगा किसके? प्रॉफिट के रेशियो। मतलब जितना रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा, जितना रेशियो निवेश करने की चीज का होगा, और उतना ही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का होगा। आई होप इतना समझ में आएगा। कब? जब टाइम बराबर दे रखा है, क्योंकि टाइम बराबर दे रखा है। अब हमने देखो एक तरफ लिख दिया प्रिया और दूसरी तरफ लिख दिया त्रिशा। तो क्वेश्चन में बोला है प्रिया ने कितने रुपए लगाए 59,000 रुपये, 59,000 रुपये।
तो 59,000 लगाने के बाद इसने बोला 3 महीने बाद एक त्रिशा उसका पार्टनर के रूप में आ जाती है 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद आती है और प्रॉफिट उन्हें मिलता है किस रेशियो में, 8:3 में। तो हमें क्या बताना है, त्रिशा ने कितने इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में। तो एक चीज याद रखना, जो प्रिया है, प्रिया ने 12 के 12 महीने काम, तो मतलब 1 साल का पूछ रहे ना, तो 1 साल में 12 महीने। तो प्रिया ने इन्वेस्ट किया 59,000 रुपये। तो प्रिया ने जो इन्वेस्ट किया वो पूरे 1 साल के लिए तो किया, क्योंकि उसने मना तो किया नहीं। तो जब पूरे 1 साल के लिए तो इंटू कर दिया 12 मंथ से, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट की टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट, जितने हमारे निवेश, गुना कर दो टाइम से। निवेश कितना है 59,000, गुना करते किससे, टाइम से। टाइम कितना, 1 साल। 1 साल का मतलब हमेशा मंथ में लेते हैं, तो 12 मंथ, ठीक। तो फिर जो है, मान ले त्रिशा ने करे x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिशा ने कितने निवेश किया, x रुपये निवेश किए हैं, और 3 महीने बाद आ रही है, तो उसने कितने महीने तक निवेश किया, 9 महीने तक, इंटू 9। तो यहाँ से ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब अब सीधा हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्रॉफिट की। समझ रहे हैं ना, जो मतलब इसका रेशियो आएगा, ये रेशियो जो भी आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है जहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट निवेश का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब 59,000 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कितना, लगभग वो हमारे पास आ जाएगा 708,000। मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कैसे किया। अब 59,000 है, जीरो को तो छोड़ दो, खाली 59 उठा लो, क्योंकि 3 जीरो है, वो तो सीधा 3 जीरो लगा। 59 की मल्टीप्लाई किसमें कर लो, 12 में करना। 9 टू 18, हाँ से लगा 1, 5 दूनी 10, 11। अब 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, तो 8 9 1 10, हाँ से लगा 1, 7 0 8, कितना आ गया, 7 0 8, और कितने जीरो, 3, तो 3 जीरो लगा दी। अब इसकी मल्टीप्लाई कितना बन गया, 9x, ठीक है। क्या बन गया, 9x। इसके बाद फिर इसने क्या बोला है, इसने बोला है फिर दोनों का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना दे रखा है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो दे रखा है 8:3। मतलब प्रिया को प्रॉफिट, मतलब प्रिया का प्रॉफिट है 8 और त्रिशा का प्रॉफिट है 3, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ प्रिया का कितना है, प्रिया का जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला है, 70,080, 7,08,000, ये है प्रिया का, अपॉन त्रिशा का कितना है, 9x। तो वो किसके बराबर होगा, जो रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8:3। समझ गए, 8:3 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्या बन जाएगा, 708 1 2 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, जो ये हमारे पास है क्या, 9x की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, तो 9x इंटू 8, तो क्या बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7, ये 0 छोड़ दो, 3 इससे मल्टीप्लाई कर लो 3 के, तो 708 3 से मल्टीप्लाई 8 से 24, यहाँ से लगे 2 0 है, तो 2 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, तो 7 से 21 कितना बन गया, 2124 3 0 लगा देंगे, इज इक्वल टू 9 8 72x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2124 1 2 3 अपॉन 72, ये आ गया 72। फिर अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का बहुत बड़ा वो है, 2 से काट लो, 2 3 6, 1 बजे 2 6 36, तो 2 एकम 2, 1 बजे 12, 2 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 2 3। अब फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बजे 2 28 16, तो यहाँ से काट दो, क्या बनेगा, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 एकम 2, 0 0 0, क्या बच गया हमारे पास, 531 0 0 0 अपॉन 18। तो फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 नम जा, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 6 12, 1 बजे 2 पंजे 10, 1 बजे 2 पंजे 10, 0 0, ठीक। अब देखो 9 से कट जाएगा शायद सीधा, ये 9 से काट के देखना, 9 दूनी 18, कितना बच गया 8 85, 9 9 जा 81, 4 बच गया और 45, 9 5 जा 45 और 2 0, कितना बन गया, x की वैल्यू 29500,
29,500 एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है त्रिशन ने कितना निवेश किया होगा, 29,500। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ लैपटॉप फॉर ब्रांच ऑफ एबीसी कंपनी ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर 2022-23। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 साल का, 2 साल मतलब इसने क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि लैपटॉप की सेल्स दे रखी है इसने 4 ब्रांच में, B1 B2 B3 B4 4 ब्रांच है। इन 4 ब्रांच में इन्होंने लैपटॉप की क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी है 2 साल की। मतलब B1 के पास 2 साल की दे रखी है 2022 और 2023 की सेल्स दे रखी है लैपटॉप की। B2 एक ब्रांच है, इसमें इन्होंने सेल्स दे रखी है 2022 और 23 की। ऐसे B3 ब्रांच है, 2022-23 की सेल्स दे रखी है लैपटॉप की। ऐसे B4 में। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B1 फॉर बोथ ईयर एंड टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है किसका, पहले तो ब्रांच B1 में जो टोटल सेल्स होगी दोनों साल की, और B3 के में जो टोटल सेल्स होगी दोनों साल की मिला के, इनका क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। मतलब क्वेश्चन में बोला हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है किसका। सबसे पहले तो B1 ब्रांच है, उसमें दोनों साल की जो टोटल सेल्स है लैपटॉप की, और अपॉन में क्या रखना है, B3 का जो दोनों साल की टोटल सेल्स है उसका रेशियो निकालना, मतलब B1 ऊपर B3 नीचे। अब B1 में देख रहे हो टोटल सेल्स कितनी बैठेगी, 2022 की 50, 2023 की 30, तो मतलब क्या लिख सकते हो 50 प्लस 30 अपॉन नीचे लिखेंगे B3 का देख लो कितने कितने हैं, पहले 2022 में 50, 2023 में भी 50, तो 50 प्लस 50, तो क्या रेशियो बन जाएगा 50 प्लस 30 80, और 50 प्लस 50 100, 0 से 0 कट, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, क्या बन गया रेशियो 4:5। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया होगा ना।